दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आंदोलन की जिसे दबाने, तोड़ने और बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के युवाओं का आंदोलन जो भर्ती परीक्षा में धांधली के खिलाफ सड़कों पर है। लेकिन सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, सवाल सिस्टम के लीकेज का है। सवाल सिर्फ बेरोजगारी का नहीं, सवाल उस साजिश का है जिसमें आंदोलनकारी युवाओं को नक्सली, सनातन द्रोही और राजनीतिक मोहरा बताया जा रहा है। साथ ही बात होगी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिससे हरिद्वार के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की विधानसभा सदस्यता को लेकर फैसला आने की उम्मीद थोड़ा बढ़ चली है। अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आया तो विधायक उमेश कुमार की सदस्यता पर एक तेजधार तलवार तो लटक ही गई है। तो चलिए तमाम सबूतों और घटनाओं के आधार पर समझते हैं पूरे मामले को, ताकि सच्चाई से आप रूबरू हो सकें। उत्तराखंड में पेपर लीक के आरोपों के बीच युवाओं का आंदोलन जारी है। न केवल देहरादून बल्कि इस प्रदेश के हर जिले में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। कुमाऊं बेरोजगार संघ तो आमरण अनशन तक कर रहा है। युवाओं की यही मांग है कि परीक्षा दोबारा से कराई जाए और उनकी जांच सीबीआई से हो। हालांकि सरकार भी लगातार कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, यह नकल का मामला है और इसके मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसकी जांच एक रिटायर्ड जज की निगरानी में हो रही है, जिसके लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। परीक्षा का पेपर सेंटर से बाहर भेजने के मामले में परीक्षा केंद्र आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट में ड्यूटी पर तैनात रहे 2 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ड्यूटी पर तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट केएन तिवारी को ड्यूटी में लापरवाही का दोषी पाया गया है। उनको भी प्रथम दृष्टया जिम्मेदार मानते हुए निलंबित कर दिया गया है। इस सबके बीच मुख्य आरोपी बताए जा रहे खालिद मलिक के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया है। बस एक ही बात है जो हैरान कर रही है कि जिस महिला असिस्टेंट प्रोफेसर ने पेपर लीक मामले का सबसे बड़ा और पहले खुलासा किया, उसी को निलंबित भी कर दिया गया है। खैर, आज के हालात में युवा सीबीआई के अलावा किसी अन्य जांच एजेंसी से इस मामले की जांच करवाने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार भी सीबीआई जांच की बजाय एसआईटी के माध्यम से ही जांच पर अड़ी है। इसलिए युवा दिन रात देहरादून से लेकर हल्द्वानी तक धरना स्थल पर मौजूद हैं। यकीनन इसमें कुछ चालाक चापलूस सलाहकार ही होंगे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सीबीआई जांच न कराने की सलाह दे रहे होंगे। कायदे में तो युवा मुख्यमंत्री को युवाओं के साथ खड़ा होकर तुरंत सीबीआई जांच की संस्तुति कर देनी चाहिए और इर्द गिर्द जमा हो रही चापलूस मंडली को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड का इतिहास गवाह है कि हर मुख्यमंत्री की कुर्सी के पाए ऐसे ही कुछ तथाकथित चापलूस सलाहकारों ने ही हिलाए हैं। खैर, सरकार समझदार है, सही फैसला ही लेगी। वैसे इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कुछ ऐसे वाक्य भी हुए जिसने कई शंकाएं लोगों के मन में पैदा कर दी। न जाने ये सलाह भी किस खास ने दी होगी जिसके बाद अचानक से युवाओं के बढ़ रहे प्रदर्शन के बीच एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मंच के नाम से एक संगठन का प्रकटीकरण हुआ। इसके प्रतिनिधि मंडल ने सीएम के सचिव शैलेश बगोली से मुलाकात कर परीक्षा रद्द नहीं करने की मांग कर डाली। सवाल तब उठे जब इनमें से अधिकतर लोग उम्रदराज थे। इन्हीं के बीच जो छात्र संगठन के नाम पर यह ज्ञापन देने गए थे, इनमें से एक रामपाल सिंह नाम के व्यक्ति तस्वीर में नजर आ रहे हैं। रामपाल सिंह को लेकर बेरोजगार संघ ने जो चीजें सोशल मीडिया पर साझा की वो अपने आप में काफी हैं, ये बताने के लिए कि युवाओं के इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश भरपूर तरीके से हो रही है। जानकारी के मुताबिक रामपाल सिंह वही छात्र रूपी व्यक्ति हैं जो कुछ समय पूर्व आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और ग्राम विकास अधिकारी हैं। ऐसे लोगों का ज्ञापन देने में शामिल होना अपने आप में बड़ा सवाल है। एक और भी कोशिश इस आंदोलन को तोड़ने की हुई जब हरिद्वार से कुछ बच्चों को बिना उनके अभिभावकों की जानकारी के रात में बसों में बैठाकर देहरादून लाया गया। उनको बताया गया कि परीक्षा निरस्त न हो, इसके लिए उनको प्रदर्शन करना है। लेकिन बेरोजगार संघ के युवाओं ने रास्ते में ही बस रोककर इसका भंडाफोड़ कर दिया। बस में बैठे अध्यापक भी मुंह छिपाते दिखाई दिए। बस में बैठे छात्रों ने भी बाद में इसका विरोध किया। कमाल की बात यह रही कि ये छात्र अधिकतर पहले और दूसरे वर्ष के छात्र थे।
इसके बाद बेरोजगार संघ ने दावा किया कि रुद्रप्रयाग में भी कुछ सेंटरों में जाकर युवाओं की परीक्षा निरस्त न करने को लेकर बयान दिलाने की कोशिश लगातार की जा रही है ताकि उनके आंदोलन को कमजोर किया जा सके। कमाल की बात यह है कि बेरोजगार संघ के दावे के बाद कुछ ही देर में ऐसे बयान सोशल मीडिया पर घूमने लगते हैं। सवाल यह है कि आखिर इस तरह के फैसले ले कौन रहा है, जिसने सरकार की और किरकिरी करवा दी है, या फिर कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है जिससे सरकार की छवि धूमिल हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा नेता हैं। युवाओं के साथ खड़े होकर उन्हें उनकी बात सुननी चाहिए और बदनामी करवाने वाले अनपढ़, जाहिल और चापलूस तथाकथित सलाहकारों से बचना चाहिए, खासकर तब जब अभी हाल ही में आई आपदा के दौरान खुद मोर्चा संभालकर आपदा से निपटने में अग्रणी भूमिका वो निभा चुके हैं, क्योंकि युवाओं के आंदोलन को नकल जिहाद का नाम देने के लिए भी किसी ऐसे ही तथाकथित सलाहकार ने सलाह मुख्यमंत्री को दी होगी। एक तरफ जहां धामी सरकार भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए नकल विरोधी जैसे कठोर कानून बना रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता पर ही भर्ती परीक्षा में उंगली भी उठ रही है। भाजपा नेता धर्मेंद्र चौहान के स्कूल में मामला सामने आने पर पार्टी की खूब किरकिरी हो रही है। पार्टी हाईकमान को जिला संगठन ने भाजपा नेता की रिपोर्ट भेज दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस कक्ष में प्रकरण सामने आया है वहां स्कूल के स्टाफ की भी तैनाती नहीं थी। अब ऐसे में यह गलती कहां और किसकी मानी जाए? यकीनन पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की कमी इसमें साफ उजागर होती है, जो खुद अपनी ही टीम यानी संगठन के लोगों को चुनने में एक बार नहीं बार बार गलती कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा नेता धर्मेंद्र चौहान को खुद जेपी नड्डा या अमित शाह ने तो नियुक्त किया नहीं होगा। दरअसल 2 साल पहले भी पटवारी और जेईई भर्ती परीक्षा में भाजपा नेता संजय धारीवाल पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए थे। स्नातक स्तरीय पदों के लिए राज्य अधीनस्थ चयन आयोग की ओर से आयोजित कराई गई इस भर्ती परीक्षा में जिस स्कूल से पेपर लीक हुआ वो स्कूल भाजपा हरिद्वार जिला संगठन के वर्तमान में जिला मीडिया प्रभारी का ही है। भाजपा नेता धर्मेंद्र चौहान इससे पहले भी भाजपा किसान मोर्चा में जिला महामंत्री समेत कई अन्य पदों पर रह चुके हैं। पार्टी में भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, लेकिन अब उनके स्कूल का नाम पेपर लीक मामले में सुर्खियों में है, जिसकी वजह से खुद नेताजी भी सुर्खी किंग बने हुए हैं। अब इस घटनाक्रम से ये तो साफ हो ही जाता है कि 25 साल के भाजपा इतिहास में सबसे बुरे दौर में भाजपा जीतने के बाद भी वर्तमान अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में एक बार नहीं कई बार अपनी किरकिरी करवा चुकी है। अब देखिए ना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक अजीबोगरीब बयान और दे दिया। उनका कहना है कि परीक्षा का पेपर बाहर आया है लेकिन रिजल्ट अभी भी अंदर है। बताइए, महेंद्र बाहुबली ये भी नहीं समझ पा रहे कि वो बोल क्या जाते हैं। वैसे ऐसे अजीबोगरीब बयान वो पहली बार नहीं दे रहे। ऐसे कई बयान उत्तराखंड के इतिहास में उनके नाम से पहले ही दर्ज हो चुके हैं। जैसे कभी वो उत्तराखंड के युवाओं को नक्सली कह देते हैं और कभी सड़क छाप और न जाने क्या क्या। बहरहाल महेंद्र भट्ट के इस बयान के बाद सोशल मीडिया में तरह तरह की टिप्पणियां जारी हैं। लोग महेंद्र भट्ट का मजाक उड़ा रहे हैं। खैर, इन्हीं सब घटनाक्रम के बीच बॉबी पवार ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। सच और झूठ का फैसला तो बॉबी के इन दावों का जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन अगर इस दावे में हकीकत है तो युवाओं के साथ इससे बड़ा छलावा कुछ और हो नहीं सकता। लिहाजा इस मामले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कड़ी जांच करवाकर जनता के सामने लाने की जरूरत है। सुनिए क्या कह रहे हैं बॉबी पवार। सहायक सांख्यिकी अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसमें 300 नंबर का पेपर था, 200 नंबर जो सब्जेक्टिव था, 100 नंबर कंप्यूटर था, ओ लेवल मांगा था शायद, और उस कंप्यूटर में यह कहा गया था कि 40 नंबर कंपलसरी लाने हैं, क्वालिफाई जो था, और वो नंबर आपस में नहीं जुड़ेंगे, वो अलग बात है, मेरिट में नहीं जुड़ेंगे अलग बात है, पर 40 नंबर क्वालिफाई था। अब बड़े भाई की हरकत देखिए, कितना वो बेईमान है, कितना वो नालायक है। रोल नंबर है 800410, रोल नंबर है 800410। ये ओबीसी का कैंडिडेट है, ये ओबीसी का कैंडिडेट है। और पता कंप्यूटर में इसके कितने नंबर है? कितने होंगे? 5 नंबर। कंप्यूटर में इसके नंबर है 7। अब सुनो, कंप्यूटर में इसके नंबर है 7 और इसका फाइनल रिजल्ट में नाम आ रखा है। इसका फाइनल रिजल्ट में तुम कह रहे लीक हो रहा है। अरे लीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है।
इन्हीं सब घटनाक्रम के बीच युवाओं की तरफ से धरना स्थल पर कुछ ऐसी बातें भी बोली गई हैं जिस पर अब खूब राजनीति हो रही है। ये भी कहा जाने लगा है कि प्रदर्शन अब किसी अन्य दिशा की तरफ बढ़ने लगा है। कुछ युवाओं द्वारा जोश में कही गई बातों पर युवाओं को नक्सली, सनातन द्रोही तक कहा जाने लगा है और इस आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन तक बताया जाने लगा है। ये भी कहा जाने लगा है कि त्रिभुवन सिंह चौहान और बॉबी पवार राजनीतिक व्यक्ति हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए युवाओं के आंदोलन को कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ कुछ बातें जरूर समझनी होंगी। बेरोजगार संघ अध्यक्ष राम कंडवाल को और उपाध्यक्ष सुरेश सिंह प्रीत को कि उनके साथ जुड़े युवा प्रदेश के बेरोजगार तो हैं ही, साथ ही उनका अपना भविष्य भी सामने खड़ा है। लिहाजा कुछ युवा अगर गलत बयानी कर रहे हैं तो उनको रोकें, और अगर फेक वीडियो एडिट करके युवाओं के बयानों को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया के जरिए वायरल किया जा रहा है तो सीधा साइबर क्राइम सेल में जाकर उन तथाकथित इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए कदम उठाना होगा जो पहाड़ प्रदेश के तमाम युवाओं को चंद व्यूज पाने की खातिर बदनाम कर रहे हैं। बेरोजगारों के नेतृत्व में सड़क पर उतरे बच्चे बेरोजगार युवा हैं। सोशल मीडिया पर जो होता दिख रहा है उसका असर दिमाग और विचार दोनों पर पड़ता है। लिहाजा संघ को इसे गंभीरता से ही लेने की जरूरत है, फिर चाहे गलती संघ की तरफ से हो या फिर आंदोलन को बदनाम करने वाले लोगों की हो। प्रदेश के युवाओं को नाह की नक्सली, सनातन द्रोही का तमगा देना कतई भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। रही बात बॉबी पवार की, तो पवार की राजनीति का मूल आधार बेरोजगार आंदोलन ही है और वही बॉबी की पहचान भी। उनके लिए ये राजनीति का बेहतर विकल्प है, लेकिन इसके लिए वह अपराधी नहीं हो जाते, क्योंकि अगर उनकी राजनीति सही मकसद से हो रही है तो उसमें गलत भी नहीं है। बल्कि हमारे सभी नेताओं को इस तरह की राजनीति करनी चाहिए। ऐसी राजनीति से कम कुछ समस्याओं का निराकरण तो होगा ही। युवाओं के सूख चुके आंसू देखो, जो भर भर कर भाजपा को वोट देकर भाजपाई बहुमत के रिकॉर्ड एक बार नहीं कई बार तोड़ चुके हैं, लेकिन आज नाराज हैं। आंदोलन में बैठे युवाओं में से रैंडम 50 युवाओं को पूछो कि 2022 के विधानसभा, 2024 के लोकसभा, नगर निकाय, पंचायत चुनाव में किसे वोट दिया था, तो ज्यादातर भाजपा के ही वोटर होंगे। लेकिन सिर्फ एक दो शब्दों से ही कुछ नेताओं को प्रदेश के युवा संदिग्ध लगने लगे हैं। जो छात्र आंदोलन स्थल पर रोज रात को आरती कर रहे हैं, राम का नाम जप रहे हैं और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, उनको सनातन द्रोही का तमगा देना उचित नहीं। ये नहीं, अब तो भगवान राम की लीला के दौरान भी पेपर लीक माफिया का जिक्र होने लगा है, जिसके एक डायलॉग के दौरान कहा गया कि उत्तराखंड में हाकम सिंह पेपर लीक करवाता है तो रामलीला में रावण का किरदार निभा रहे कलाकार ने कहा कि लंका में तो सब ठीक है लेकिन उत्तराखंड में पेपर लीक है। रामलीला का ये वीडियो अब प्रदेश के साथ ही पूरे देश में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जरा वीडियो आप भी तसल्ली से देख लीजिए। सुनने में आ रहा है उत्तराखंड में पटवारी का पेपर भी लीक हो गया है। महाराज, मैं तो ये अभी सुन रहा हूं महाराज। आपने सुना? मैंने तो भरा ही नहीं था महाराज। अरे हाकम सिंह नाम है बल उसका, मिलेगा तो बता देना। ठीक है महाराज, बताइए महाराज। आपने कुछ वैसे इस आंदोलन को सरकार खत्म कर सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसा नहीं कि इसमें कार्रवाई नहीं की है। इस कथित नकल प्रकरण में पर्याप्त और जरूरी कार्रवाई की गई है, लेकिन फिर वही बात दोबारा आ जाती है कि हर अच्छे किए गए काम पर खुद पीआर टीम और सलाहकार मुश्किल पैदा कर देते हैं। यहां भी यही हुआ। मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि कौन था वो जो हरिद्वार से फर्जी बेरोजगार युवा बनाकर लाया, स्कूली छात्रों को लाया, जबकि होना तो यह था कि मुख्यमंत्री की ओर से की गई कार्रवाई का ठोस संदेश आंदोलनरत युवाओं तक पहुंचाया जाता, जिससे संवाद का रास्ता खुलता, जिससे ये युवा अपने घर को लौट जाते। एक लड़की ने भगवा कहा, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि वो भगवा हिंदू धर्म के खिलाफ आवाज नहीं थी। उसके मायने भाजपा की तरफ थे, लेकिन बेचारी ना तो कुशल वक्ता है ना नेता, इसलिए जो मुंह में आया वो कह दिया, बिना सोचे समझे कि राजनीतिक लोग इसको कैसे भुनाएंगे। हमारी सलाह है ऐसे तथाकथित लोगों से कि इन युवाओं पर देशद्रोही का टैग मत लगाइए, इससे और नुकसान होगा। अगर हमारी बात पीआर टीम और चापलूस सलाहकारों के कान तक पहुंचती है तो कम से कम इस बार मुख्यमंत्री को सही सलाह दीजिए, उन्हें प्रेरित कीजिए कि युवाओं के साथ संवाद बनाएं। बॉबी पवार की राजनीति बेरोजगार युवाओं से है, इसलिए आज इस प्रदेश के हजारों हजार युवा उनके पीछे खड़े हैं। सरकार को जरूरत है इन युवाओं का विश्वास जीतने की। अगर ऐसा हुआ तो बेरोजगार युवा बॉबी पवार के साथ नहीं बल्कि सरकार के साथ खड़े मिलेंगे।
देशद्रोह जैसे टैग लगाने से उनकी सरकार से दूरी और ज्यादा बनेगी। शायद सरकार ने यह सोचा भी होगा, तभी डीएम और एसएसपी आंदोलनरत छात्रों से संवाद करने पहुंचे और उनको समझाने की भरपूर कोशिश भी की। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक सरकार और छात्रों में कोई सुलह हो पाती है, क्योंकि धीरे धीरे ये आंदोलन की गूंज पूरे प्रदेश में फैलने लगी है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द युवाओं से संवाद कर उनकी बातों का समाधान निकालें। युवाओं की ये उम्र आमरण अनशन की नहीं बल्कि भविष्य की ओर देखने की है। हालांकि सरकार की तरफ से देर जरूर हुई है, लेकिन कोशिश देर से ही सही, लेकिन देर आए दुरुस्त वाली कहावत को चरितार्थ करती है। शायद इसी का नतीजा है कि पूर्व की भांति इस बार मुख्यमंत्री ने युवाओं को इग्नोर करने की बजाय इस बार के आंदोलन में मुलाकात कर हल निकालने की कोशिश की। भले हल अभी निकल ना सका हो, पर यह एक कदम जरूर हो सकता है हल निकालने की तरफ। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के युवाओं के पक्ष में खड़े हो जाने के बाद प्रदेश के शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी युवाओं की आवाज में अपनी आवाज मिला दी है, जो एक अच्छा संकेत है। इस घटना का तुरंत सरकार ने संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री जी ने लिया, और आप देख रहे हुए कि तुरंत जो है किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। और हमें कह सकते हैं कि जो हमारे बेरोजगार नौजवान युवक हैं, जो आस लगाए रहते हैं कि भाई हम जैसे सरकारी नौकरी आएगी तो हम फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद जो है पारदर्शी नियुक्तियाँ होंगी, एक भी मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि किसी भी नौजवान को हम ना हताश होने देंगे, और एक पारदर्शी नियुक्तियाँ जो उत्तराखंड में जो चल रही हैं उनको और अच्छे ढंग से पारदर्शी नियुक्तियाँ हम देने का हमने वादा किया है। और जो एक घटना हुई है उसके खिलाफ निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी भी, हमारे प्रशासन भी, जिला प्रशासन भी, आप देख रहे होंगे कि तत्परता से जो है कार्रवाई की जा रही है, और ये पूरे चैन का जैसे पता चलेगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खैर, बेरोजगारों के आंदोलन को लेकर यकीनन धामी सरकार कोई ना कोई ऐसा रास्ता बेरोजगार संघ अध्यक्ष राम कंडवाल, उपाध्यक्ष सुरेश सिंह प्रीत, लूसन टोडरिया और अन्य आंदोलनकारी साथियों के साथ मिलकर निकाल ही लेगी। लेकिन एक और मामला है जिस पर प्रदेश की धामी सरकार को और कोटद्वार से विधायक और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को फैसला लेना होगा, क्योंकि मामला इस हद तक अब आगे बढ़ने लगा है जिसकी गूंज अब भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई देने लगी है। मामला विधायकों और सांसदों की अयोग्यता को लेकर उठा है, जिससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं। अभी हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत ने विधायकों और सांसदों की अयोग्यता याचिकाओं में समयबद्धता न बरतने वाले स्पीकरों की प्रक्रिया पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्षों की तरफ से ऐसे मामलों में की जाने वाली देरी पर गंभीर चिंता भी जताई है। कोर्ट ने इसे लोकतंत्र को कमजोर करने वाली बात कहा है। ऐसे में उत्तराखंड में भी इस मुद्दे को हवा मिल गई है, जिसमें सवाल अब हरिद्वार जिले के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की सदस्यता को लेकर भी उठने लगे हैं, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष की सुस्ती कई सवालों को जन्म दे रही है। दरअसल खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की याचिका भी कई साल से विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने ठंडे बस्ते में डाली है। दल बदल करने को लेकर 3 साल गुजर जाने के बाद भी उनकी सदस्यता रद्द करने की याचिका पर कोई फैसला अभी तक लिया नहीं गया, और ये कोई मामूली देरी नहीं, ये देरी संविधान और लोकतंत्र दोनों का मजाक है। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद इस मुद्दे ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 2022 में। उमेश कुमार एक निर्दलीय उम्मीदवार उत्तराखंड के खानपुर से चुनाव जीतते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के कुछ ही महीनों बाद वो एक राजनीतिक दल से जुड़ जाते हैं, यानी खुद की पार्टी बना लेते हैं, यानी सीधे सीधे दल बदल, क्योंकि संविधान की 10वीं अनुसूची कहती है कि ऐसा करना अयोग्यता की श्रेणी में आता है, यानी ऐसे विधायक की सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। हरिद्वार से बसपा नेता रविंद्र पनियाला ने इसी आधार पर 26 मई 2022 को विधानसभा में याचिका दी थी, जिसमें उन्होंने बाकायदा तथ्यों के साथ सबूत भी पेश किए। लेकिन 3 साल हो गए, ना कोई सुनवाई हुई और ना कोई फैसला आया। अब आते हैं विधानसभा अध्यक्षा ऋतु खंडूरी भूषण पर कि आखिर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले जो भी माननीय है उनका काम होता क्या है। विधानसभा से जुड़े हर मुद्दे को हल करना और दल बदल जैसे मामलों में तटस्थ रहते हुए निष्पक्ष फैसला देना। लेकिन यहां मामला थोड़ा उल्टा है। 2022 से 2025 तक सिर्फ 2 नोटिस दिए गए, पहला उमेश कुमार को और दूसरा याचिकाकर्ता को, वो भी 3 साल बाद। आपको यह भी बताए चलते हैं कि स्पीकर खंडूरी ने जब विधानसभा भर्ती घोटाला सामने आने पर एक्शन लिया था, तब तुरंत फुरत उन्होंने 250 से ज्यादा तदर्थ कर्मियों को कुछ ही समय में नौकरी से हटा दिया था। मतलब सीधा बुलेट ट्रेन की स्पीड की माफिक कार्रवाई कर बड़ी वाहवाही लूटी थी।
हाँ, ये अलग बात है कि कुछ विशेष कार्य समय के कर्मियों को बख्श दिया गया था। ऐसी जानकारी सार्वजनिक मंच पर देखने को कई बार मिली थी। फिर सवाल यह है कि आखिर खानपुर विधायक उमेश कुमार के मामले में खामोशी क्यों, काहे इतना सन्नाटा है? खैर, स्पीकर की चुप्पी भले सन्नाटे को चीरने में कामयाब ना हो पाई हो, मगर चीफ जस्टिस BR गवई एवं जस्टिस AG मसीही की बेंच की तल्ख टिप्पणी और स्पीकर को 3 महीने में निर्णय लेने के आदेश ने अब हलचल जरूर मचा दी है। सर मुंडाते ही जो ओले पड़े वाली कहावत चरितार्थ हुई, दरअसल तेलंगाना के एक मामले की वजह से हुई, जिसकी धमक उत्तराखंड तक आ पहुंची है। हुआ यूं कि 10 BRS विधायक कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन स्पीकर ने 7 महीने तक कुछ नहीं किया, जिस पर CJI BR गवई और जस्टिस मसीह की बेंच ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, अगर समय रहते दल बदल को नहीं रोका गया तो ये लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को 3 महीने में फैसला लेने का आदेश दिया और कहा कि आपका फैसला जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। अब चूंकि मामला एक ही जैसा है तो उत्तराखंड पे भी ये नियम शर्त लागू अपने आप ही हो जाती हैं। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या स्पीकर रितु खंडूरी अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री और ईमानदार छवि रखने वाले जनरल BC खंडूरी से कुछ सीख भी पाए हैं या नहीं? याद कीजिए, जब इससे पहले साल 2016, 2021 और 2022 में जब भी दल बदल हुआ, तत्कालीन स्पीकर ने कुछ ही माह में फैसला लिया। कुछ विधायक तो खुद इस्तीफा देकर बाहर हो गए। 2021-2022 में दल बदल कर भाजपा में जाने वाले विधायक प्रीतम पवार, राजकुमार व राम सिंह केड़ा को विधायकी से हाथ धोना पड़ा था। इससे पूर्व 2016 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए 9 विधायकों को तत्कालीन स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने अयोग्य घोषित कर दिया था, जबकि 2022 में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होते ही यशपाल आर्य व संजीव आर्य ने तत्काल विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। 2024 में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हुए, उनकी भी विधायकी चली गई। लेकिन विधायक उमेश कुमार के मामले में ताकतवर लोगों का संरक्षण और 3 साल से स्पीकर की चुप्पी कई बड़े सवालों को जन्म दे रही है। फैसला विधायक के पक्ष में हो या फिर विरोध में, पर हो तो सही। हम नहीं कहते कि विधायक की विधायकी जबरदस्ती छीन ली जाए, लेकिन नियम संगत तरीके से फैसला तो हो, ताकि पूर्व मुख्यमंत्री BC खंडूरी के नाम से जो इज्जत इस प्रदेश के जनता ने विधानसभा अध्यक्ष को दी है, उस जनता की नजर में समानता का एक उदाहरण तो सेट हो। ये स्पीकर रितु खंडूरी ही नहीं, बल्कि उनके ईमानदार पिता की छवि का भी सवाल है। इसी मुद्दे पर उत्तराखंड जनसंघर्ष मोर्चा ने भी रितु खंडूरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को संरक्षण देकर प्रदेश में माफिया राज को बढ़ावा दे रही हैं। मोर्चा के पदाधिकारियों की माने तो विधायक उमेश कुमार के खिलाफ विभिन्न राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लगभग 30 के करीब संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग, साजिश, जमीन कब्जा और धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। ये भी हो सकता है कि कई मुकदमों में राहत भी मिली हो और जमानत भी, मगर विधायकी को लेकर 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होना मिली भगत और राजनीतिक दबाव की ओर इशारा करता तो प्रतीत हो ही रहा है। अब विधानसभा अध्यक्ष किसी भय से चुप हैं या भारी भरकम ऊपरी दबाव से, ये तो वही जाने। स्पीकर कार्यालय की लापरवाही की हद तब और हो जाती है जब 3 साल बाद 7 मई 2025 को विधायक उमेश कुमार और याचिकाकर्ता रविंद्र पनियाला को विधानसभा की ओर से नोटिस भेजा जाता है। हो सकता है इसके पीछे भी कोई मजबूरी छिपी हो, या फिर अंदर खाने बसपा नेता रविंद्र पनियाला और विधायक उमेश कुमार के बीच कोई समझौता हो चुका हो, क्योंकि जिस तरह से शुरुआती दौर में बसपा नेता ने इस मुद्दे को गर्म किया हुआ था, वो अब काफी हद तक ठंडा पड़ चुका है। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को लेकर दरियादिल विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की चुप्पी पहले भी एक मामले में देखी गई है, जब विधायक उमेश कुमार ने गैरसैंण के सदन में 500 करोड़ में सरकार गिराने की बात कहकर उत्तराखंड को चौंका दिया था। लेकिन स्पीकर ने उनसे यह आरोप लगाने का आधार नहीं पूछा, उसका जवाब लेना उचित नहीं समझा, जबकि सदन में बोली गई कोई भी बात बिना किसी ठोस सबूत के नहीं कही जा सकती। अगर कोई बात सदन में कही जाती है तो उसका प्रमाण भी सदन में पेश करने को कहा जाता है, लेकिन मजाल है किसी ने उनसे इसका प्रमाण मांगने की जरूरत भी की हो। सवाल उठा कि आखिर विधायक भरे सदन में सरकार गिराने जैसी गंभीर बात करते हैं, बावजूद इसके संवेदनशील मुद्दे पर उनसे कोई जवाब तलब नहीं किया जाता। सवाल यह भी उठता है कि अगर प्रदेश की सरकार को धन बल के जरिए अस्थिर करने की कोशिश हो रही थी तो इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया, जबकि लोकतंत्र में चुनी सरकार को गिराना अपने आप में एक राजद्रोह है। ऐसे में जनता को भी जानने का हक है कि आखिर इस प्रदेश की सत्ता को अस्थिर करने वाले लोग थे कौन, अपने या फिर पराए।
लेकिन इतने संवेदनशील मामले को विधानसभा अध्यक्षा ने गंभीरता से लेना उचित नहीं समझा। अध्यक्षा का तो छोड़ दीजिए, इस मुद्दे पर ना तो सत्ता पक्ष का कोई विधायक बोला और ना ही मित्र विपक्ष का कोई विधायक। हाँ, सदन के बाहर एक नहीं बल्कि कई पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे पर जोरदार तरीके से आवाज उठाई, फिर चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हो या फिर हरीश रावत। सरकार गिराने का मतलब तो भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश ही रही थी। तो ऐसे में किसी विधायक के मन में सवाल क्यों नहीं उठा कि भरे सदन में उनकी निष्ठा पर कोई विधायक सवाल उठा रहा है तो उससे उसका जवाब मांगा जाए। लेकिन मजाल है कि किसी भी भाजपा विधायक ने मुंह खोला हो। सदन में मौजूद विधायकों की आवाज न उठाने से उनकी निष्ठा पर भी सवालिया निशान लग चुके हैं। जनता घेरा चलाने से लेकर कई मुद्दों पर बेबाकी से बोलने वाले लोकप्रिय विधायक उमेश कुमार की भी जिम्मेदारी तो बनती थी कि अगर इस प्रदेश में ऐसा कोई कुचक्कर चल रहा था तो उसका पर्दाफाश वो खुलेआम करते। प्रदेश के मसीहा बनने की कोशिश में लगे विधायक उमेश कुमार को चाहिए था कि जनता को सच्चाई पता चले, जो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका नैतिक कर्तव्य भी होना चाहिए था, ताकि भविष्य में ऐसे लोगों से हर सरकार और जनता सावधान रहे। लेकिन बार बार सरकारों से सवाल पूछने वाले विधायक उमेश कुमार इस अति गंभीर विषय पर चुप हो गए। क्या ये सिर्फ उनका राजनीतिक स्टंट था या वाकई इसमें कोई सच्चाई थी भी? उनके इस मुद्दे को गर्म करने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिए जाने के बाद सवाल ये भी उठता है कि विधानसभा जैसे मंच की कोई गरिमा उत्तराखंड में बची भी है या नहीं। सदन में अगर प्रमाण और आधार के बगैर कुछ भी कहा जाए तो वो लोकतंत्र का मजाक ही हुआ। ऐसे में क्या विधानसभा का महत्व बचेगा? और अगर प्रमाण है तो विधायक महोदय से आज भी गलती को दुरुस्त करते हुए ऋतु खंडूरी को प्रमाण मांग लेने चाहिए। वैसे मैडम जी, अगर यही दावा कोई आम आदमी कर देता ना तो शायद आपकी मित्र पुलिस तुरंत उसके घर पहुंचकर उसको उठा लेती और राजद्रोह के केस में जेल में ठूस देती। चूंकि ये बात एक ताकतवर शख्स जो विधायक भी है उन्होंने की है तो उनसे कोई प्रमाण नहीं मांगा जाएगा। मतलब साफ है कि संविधान के नियम सिर्फ आम आदमी के लिए ही हैं। एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की छवि पर ही सवालिया निशान इसके बाद खड़े हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद उत्तराखंड के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की 3 साल से लंबित सदस्यता का मसला नए सिरे से गर्मा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए स्पीकर की भूमिका को बेहद मजबूत बताया है। ये भी कहा है कि यदि वे लाल फीताशाही या देरी अपनाते हैं तो न्यायालय समीक्षा के दायरे में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद उत्तराखंड की स्पीकर ऋतु खंडूरी निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की सदस्यता पर कब तक फैसला लेती हैं, ये देखना अब बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल, इस मुद्दे पर उत्तराखंड कांग्रेस संगठन की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया जरूर आ गई है। बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड की विधानसभा स्पीकर कार्यवाही कब करेंगी। उत्तराखंड का जो जनमानस है वो टकटकी लगाकर ऋतु खंडूरी जी की ओर देख रहा है। बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जो ऋतु खंडूरी जी ने सुलझाने हैं। मसलन धामी सरकार को 500 करोड़ रुपया खर्च करके गिराने की साजिश और षड्यंत्र हो रहा है, ये विधानसभा के एक सदस्य ने पब्लिक डोमेन में कहा। क्या विधानसभा स्पीकर का ये कर्तव्य नहीं था कि आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई तथ्य, कोई प्रमाण, कोई सबूत वो सदस्य नहीं रख पाया? उसको बुलाकर कम से कम पूछती तो सही कि कौन है वो जो सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहा है। वरना ऐसे ही आप जो मुंह में आया वो कह देंगे सार्वजनिक पटल पर। दूसरा, सदस्यता को लेकर भी उन्होंने कुछ निर्णय लेने हैं, वो भी अभी अनसुलझे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जनमानस टटोलना चाहता है कि ऋतु खंडूरी जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई सबक सीखा या नहीं सीखा। क्या आने वाले दिनों में जो अनसुलझे सवाल हमारे मन में हैं वो सुलझ पाएंगे? क्या ऋतु खंडूरी कोई मजबूत और अहम फैसला उत्तराखंड के हित में लेंगी? विधानसभा अध्यक्ष का पद एक निष्पक्ष पद माना जाता है, लेकिन प्रेमचंद्र अग्रवाल के गाली वाले घटनाक्रम के दौरान जब प्रेमचंद्र उत्तराखंड के लोगों को अपशब्द के साथ संबोधित कर रहे थे तब भी विधानसभा अध्यक्ष ने उनको नहीं रोका। लेकिन जैसे ही विपक्षी विधायक लखपत बुटोला ने शब्द का विरोध किया तो उनको तुरंत टोक दिया और उन पर भारी गुस्सा भी दिखाया। लेकिन प्रेमचंद्र अग्रवाल के कथन के दौरान वो लगातार उनको सुनती ही रही। इसको लेकर भी ऋतु खंडूरी पर निष्पक्ष न होने को लेकर कई सवाल खड़े हुए। फिलहाल उमेश कुमार पर उनकी दरियादिली यही सवाल खड़े कर रही है कि आखिर क्यों इस मामले में वो फैसला ले नहीं पा रही, आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी है।
प्रश्न ये भी है कि क्या हमारे लोकतंत्र में अब नैतिकता नहीं सिर्फ राजनीति बची है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दिए वक्तव्य की इन लाइनों से थोड़ा उम्मीद जरूर बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब वक्त है कि संसद भी सिस्टम में बदलाव लाए। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे मामलों को रिटायर्ड सुप्रीम या हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल देखे ताकि फैसला निष्पक्ष और समयबद्ध हो। मतलब विधानसभा अध्यक्षों का निष्पक्ष होना अब सवालों के घेरे में है। ये इशारा साफ साफ तौर पर सर्वोच्च अदालत ने भी कर ही दिया है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में एक बात समझ आती है कि एक तरफ युवा अपनी नौकरी, अपने भविष्य और अपने अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ तथाकथित सलाहकारों का एक ऐसा तंत्र है जो या तो युवा आंदोलन को कुचलना चाहता है या उन्हें बदनाम कर देना चाहता है। असली सवाल ये नहीं कि बॉबी पवार सही है या सरकार। असली सवाल है कि क्या हम युवाओं की आवाज सुनने को तैयार हैं। क्या आज के लोकतंत्र में विपक्षी विचार को गद्दारी करार दिया जाएगा। इस देश में युवा क्या सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाएंगे या उनके जायज सवालों को भी ठीक से सुना जाएगा। सत्ता शिखर पर बैठे सदन के अंदर तमाम विधायक, फिर चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के, क्या युवाओं को लेकर यूं ही चुप्पी साधे रहेंगे जैसे निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की सदस्यता पर और 500 करोड़ में सरकार गिराने के मुद्दे पर अपने मुंह पर ताला लगाए बैठे थे अब तक, या फिर युवाओं की आवाज बन सकेंगे। जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ये सच घर घर तक पहुँचे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही एनालिसिस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।